नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है। एनडीसी निशुल्क क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। तो 2 दिन के बाद अपनी जो क्लास आई है उसके पीछे रीजन यही है कि प्रयास है कि असिस्टेंट प्रोफेसर 7 जनवरी को जो एग्जाम है उसमें पॉलिटी मैडम ने कंप्लीट करवा दी, और जो इकोनॉमिक्स है वो भी एक बार जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए और स्टूडेंट्स तक जो है वो नोट्स पहुंच जाए। लास्ट एक पार्ट और बचा इकोनॉमिक्स का, तो कम से कम ये हो कि हमने जो वादा किया था कि 2 पार्ट के आपको नोट्स देंगे, कठिन पार्ट हैं, तो उनके नोट्स आप तक पहुंचा दिए। क्लासेज में जो है वो ऑब्जेक्टिव भी मैडम करवा रहे हैं हर टॉपिक के बाद में, जैसे अपने हिंदी में चल रहा है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो नजदीक एग्जाम होता है ना, स्वाभाविक रूप से उसी पर ध्यान होता है। इसके अलावा एक बात और कि सेकंड ग्रेड का जो शेड्यूल है वो भी टेस्ट सीरीज में अपलोड कर रखा है, और उसके हिसाब से लगभग 8 या 9 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं और सेकंड ग्रेड का क्रम चल रहा है। लेकिन आपकी जो टेस्ट देने की जो स्पीड या जो रुझान है या जो मन है वो अभी तक वो उतना जोश नहीं है जितना होना चाहिए। तीसरी बात, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना कि जो चीज अपने पास नहीं होती, कि जैसे बेटा होमवर्क कर ले स्कूल का, तो बच्चे को होमवर्क अक्सर उसी सब्जेक्ट में मिलता है जिसकी किताब उसके पास नहीं होती। ठीक ऐसे ही अब बहुत से मैसेज आ रहे हैं, सर स्कूल व्याख्याता के टेस्ट सीरीज आप कब शुरू कर रहे हो? सर अरे, स्कूल व्याख्याता में जो पार्ट होता है, एक बार सेकंड ग्रेड का भी आपको मिला हुआ है ना, उसके टेस्ट तो हल करो, उसके जीके वाले तो हल करो। एक बार बैठे 2 मिनट, मतलब 5, 7, 10 दिन तो देखो। स्कूल व्याख्याता में जो बच्चे लगे हुए हैं वही असिस्टेंट प्रोफेसर में लगे हुए हैं असल में देखा जाए तो। सर हम तो नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, वो एक अलग बात है। तो स्कूल व्याख्याता का जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है वो 7 जनवरी के जस्ट बाद में जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप टेंशन मत लो, सेकंड ग्रेड शुरू कर दी, 7 जनवरी के बाद हम स्टार्ट करेंगे स्कूल व्याख्याता, और उसके लगभग 15 या 20 या दिन के बाद या 1 फरवरी से हम स्टार्ट करेंगे रीट की टेस्ट सीरीज। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सब चल रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर पहले ही हो चुका, तब तक असिस्टेंट प्रोफेसर खत्म हो जाएगा, काम कंप्लीट। फिर सेकंड ग्रेड है, फिर स्कूल व्याख्याता, फिर रीट। इस तरह से जो 4 एग्जाम की टेस्ट सीरीज लगातार चलेगी। आपको जो देना है उसे दीजिए, और मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि तैयारी आप एक किसी पर्टिकुलर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अभी ना करें। अभी तो जो कंटेंट मिल रहा है उसको पढ़ें, जितना हैंड रिटन कर सकते हो करें, नोट्स को एग्जाई करने का प्रयास करें। अब आप में से बहुत स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि एग्जाई कैसे करते हैं, ये सब मैं बताऊंगा आपको 7 जनवरी के बाद कि एग्जाई कैसे किया जाता है ना। तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि एग्जाई करने का तरीका क्या होता है। तभी तो आपके, मान लो 3 एग्जाम आप दोगे, निश्चित रूप से दोगे, लेकिन मैंने पढ़ के नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था पढ़ के? तो पढ़ के तो देना ही पड़ेगा। पिछली वैकेंसी में जैसे 2-2 एग्जाम में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है कि उन्होंने तैयारी क्या की थी, इस हिसाब से की थी जिस हिसाब से मतलब एक हर सब्जेक्ट को समेटा। आप सब जानते हैं कि जो हिस्ट्री का पार्ट है, राजस्थान हिस्ट्री, वो रीड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड तीनों में कॉमन है। तो क्या वो आप नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं। जो ज्योग्राफी का पार्ट है वो तीनों एग्जामों में सेम है, क्या वो आप नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो पॉलिटी का पार्ट है वो लगभग सेम है, इंडियन पॉलिटी को लेकर है कि उसमें इंडियन, लेकिन रीट में इंडियन पॉलिटी है और सेकंड ग्रेड में इंडियन पॉलिटी आपको देखने शायद फर्स्ट एक ग्रेड में नहीं है, फर्स्ट ग्रेड में नहीं है शायद इंडियन पॉलिटी, है ना? नहीं, सेकंड ग्रेड में नहीं है, बहुत कम, रेयर कैसे राष्ट्रपति वगैरह बहुत शॉर्ट में है, इस तरह से। तो ये क्या नाम है, इस तरह से कुछ पार्ट मान लो 20% थोड़ा सा अंतर है, मान सकते हैं। इसके अलावा भी मैं अगर आप बात करूं तो जैसे मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान आपके तीनों एग्जामों में कम है। बोला बिल्कुल है, चलो 2 यूनिट फर्स्ट ग्रेड वाली पीछे वाली नहीं मिलती, लेकिन तो आपके पास पढ़ने के लिए ऐसी चीजें बहुत सी है जिनको आप मतलब पढ़ सकते हैं और जो आपके चारों एग्जाम में काम आएगी। इसके अलावा राजस्थान जो करंट जीके जो है वो 2 एग्जाम में काम आता है, राजस्थान वाला फर्स्ट ग्रेड में कम काम आएगा, लेकिन खैर इतना ध्यान नहीं, करंट जीके पढ़ने की आदत डालो तो वो बहुत जरूरी है। अब इसमें भी कई कॉल्स ऐसे आते हैं कि सर है ना, हमारे वो साथ में है, वो कह रहे हैं कि अभी करंट जीके पढ़ के क्या करेगी? दुनिया होती कौन है पंचायती करने वाली? आप इस चीज को सोचिए, दुनिया होती कौन है पंचायती करने? आप करंट जीके से अपडेट रहिए। लास्ट में 5-7 पेज करंट जीके पढ़ें और सिलेक्शन हो जाए, वो समय चला गया है। अब तो आपको टच में रहना पड़ेगा, कब किसको कौन सा पुरस्कार मिल रहा है, कब क्या हो रहा है, A to Z। और आप जब कंटिन्यू जुड़े रहते हो ना, तो आपको याद नहीं करना पड़ता कि यादें और यादें के लिए किसको मिला था। इस तरह से आज मैंने टेलीग्राम पे बराबर पोस्ट डाली है, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, वो एक डेली रूटीन में शामिल हो जाता है। तो थोड़ा सा सही ढंग से तैयारी कीजिए। निश्चित रूप से हम बिल्कुल आपके लिए जब जो करना है वो करेंगे। 1 तारीख से हिंदी साहित्य की किताब भी आप तक जरूर पहुंचेगी। बिल्कुल, ये जो चीज लिखी हुई है ये मेरा फेवरेट स्लोगन में से एक है कि गंतव्य अगर असंभव हो
गंतव्य अगर असंभव हो, यानी लक्ष्य, गंतव्य का मतलब ही हो गया लक्ष्य अगर असंभव हो तो तैयारी भी भव्य होनी चाहिए। ये सेंटेंस कहां काम आता है? जैसे कुछ स्टूडेंट बोलते हैं, जैसे ये उनके लिए काम का है जब जो थोड़ी सी तैयारी किसी कारण से 15 दिन डिस्टर्ब हो गई और एग्जाम है 1.5 महीने बाद, उनके लिए कि अब तो साहब 30 से 35 दिन बचे हैं, अब हम क्या करें क्या नहीं करें। तो उनके लिए ये होता है कि अगर असंभव लक्ष्य है, आपको लगता है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, या मैं पढ़ता हूं मुझे याद नहीं होता है, इस तरह की बातें आती है। मेरे पास एक ही तरीका है, मुझे एक चीज पढ़ी वो समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, मैंने उसे 2 बार पढ़ा, मैंने उसे 3 बार पढ़ा, मैंने उसे 4 बार पढ़ा। यहां मुझे 1 घंटा लगा था, यहां मुझे 30 मिनट लगे थे, यहां मुझे 20 मिनट लगे थे, यहां मैंने लास्ट में चौथे में 15 मिनट लगे, और फिर उसके बाद 5वीं बार तक पहुंचते पहुंचते मैंने फिर 15 मिनट में उसका एक रिवीजन कर लिया। तो 5 बार पढ़ने के बाद मैं मान ही नहीं सकता कि कोई चीज आपको याद नहीं होती हो। निश्चित रूप से अंत तक आपको लड़ना चाहिए, तैयारी इतनी भव्य होनी चाहिए कि बाद में वो शोर मचा दे। निश्चित रूप से आपको लड़ते रहना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि है ना आगे चलकर अच्छा होगा, कोई बात नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप जो है ना वेट कर रहे हो ना कि अच्छा समय आएगा, वैकेंसी आएगी तो तैयारी करेंगे, अभी कोई वैकेंसी नहीं है, ये इस तरह की बातें जो चलती रहती है मार्केट में, ग्रुप्स वगैरह में, है ना, सरकारों को कोसते रहते हैं। जो एक विचारधारा के हैं वो दूसरी विचारधारा की सरकार को कोसेंगे, जो दूसरी विचारधारा के हैं वो एक विचारधारा की सरकार को कोसेंगे। ये सब बेवकूफ फालतू बकवासबाजी और कोई मतलब नहीं है। सरकारें आती जाती रहेगी, समझ गए आप ना तो उस पर फर्क डाल सकते हो ना कोई बात है। आपका जो समय निकल गया ना 5 साल, तो वो दोबारा फिर लौट के नहीं आएगा। इस चीज पर थोड़ा सा फोकस करें, अपने जीवन में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इस चीज को ढंग से सोचें और समझें, और अपनी एक रणनीति और टेक्निक के हिसाब से कंटिन्यू चलते रहे, निश्चित रूप से फायदा जरूर मिलेगा। चलिए, तो ये लेक्चर नहीं, ये बहुत जरूरी है, ये मोटिवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में बार बार हम छोटी सी चीजों को लेकर हताश हो जाते हैं। तब थोड़ा सा जोश भरने के लिए, और मैं आपके टेस्ट सीट पे जो आप लोग टेस्ट देते हो ना, उससे अपडेट रहता हूं बराबर कि कितने स्टूडेंट में क्या रुझान चल रहा है। जब रुझान चलता है बढ़िया, तब 400 से 500 स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं और बढ़िया पढ़ाई करते हैं, और जब रुझान नहीं होता तो 1 से 5 स्टूडेंट, कभी 7 स्टूडेंट टेस्ट देते हैं। ये हालात हैं आप लोगों के। अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। सर अभी आपके वो टेस्ट नहीं आ रहे हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम वाले रुके हुए हैं। देखो, रोकना पड़ता है सर, आप है ना किसी के पीछे क्यों रोकते हैं? देखो एक बात सोचो, जहां 1000 स्टूडेंट टेस्ट दे सकते हैं, वहां 5 स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हैं, हमारा टेस्ट खराब हो रहा है। समझ रहे हो बात आप? हम चाहते हैं इसका अच्छा मतलब एक अच्छा रिस्पॉन्स मिले। वरना आप एक काम करना, टेलीग्राम पे देखना, मैंने आज एक फोटो डाली है, ऑफलाइन में मैंने एक 15 टेस्ट का शेड्यूल दिया है, और बाकायदा उन बच्चों को जो है बोला कि आपको कंटिन्यू टेस्ट देना है। कल से स्टार्ट हो चुका है, 20 से लेकर 30 तारीख तक, अब लास्ट 10-11 दिन टेस्ट चलेगा। 11 जनवरी से जो है नया बैच स्टार्ट होगा ऑफलाइन। तो उस दौरान क्या है, 40 में से टेस्ट कितने दे रहे हैं? 25 दे रहे हैं। देख लीजिए, रुझान यहां पर भी ऐसा ही है, लेकिन कम से कम यहां थोड़ा सा डांट फटकार से वो आ तो जाते हैं, लेकिन आपको कौन डांटे, कौन फटकारे, कौन कहना माने? समझ रहे हो बात आप? इसलिए हमें रोकने पड़ते हैं। टेस्ट हमारे पास टाइप हुए पड़े हैं, अपलोड नहीं कर रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट तो असिस्टेंट प्रोफेसर में लगे हुए हैं, अभी जीके में लगे हुए हैं, वो नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए हमें कई बार थोड़ा सा आप लोगों की मान लो जो अपशब्द है वो भी सुनने पड़ते हैं कि आप टेस्ट नहीं डालते, आपका ऐप बेकार है, ये है बेकार नहीं है। जानबूझ के रोकना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कौन सी चीज कब करनी है, सही समय उसका क्या होगा। थोड़ा सा सोचें। जैसे अब इस तरह की बातें करता हूं, एक दिन मैंने लाइव कमेंट में नोटिस कर लिया था, कोई स्टूडेंट कह रहा था सर आप पढ़ा दो, ये है ना ज्ञान आप बाद में दे देना। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक ही बात कहूंगा, गेट आउट। सीधी सी की बात कहूंगा कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए गेट आउट। जो सुनना ही नहीं चाहता वो यहां रुकने के काबिल भी नहीं है। यहां पर एनडीसी परिवार का हर स्टूडेंट सभ्य है, जो नए जुड़ रहे हैं वो भी सभ्य है। जो सुनना नहीं चाहता तो वो बाद में मेरी क्लास को भी ढंग से नहीं सुनेगा। इसलिए मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए भी नहीं, मुझे तो भीड़ नहीं चाहिए, क्रीम चाहिए। और आप लोग वो हो, आप लोग लगातार पढ़ते हो, इसलिए मैं आपको भले 2 दिन बाद क्लास देता हूं, लेकिन जब देता हूं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूं, और आपको बाकायदा आपको सचेत कर रहा हूं। आपके माता पिता के बाद शुभचिंतक मैं ही हूं, ऐसा मैं सोचकर, ऐसा अच्छा सोचकर मैं आपको ये चीज जो बताता रहता हूं, और आपके भविष्य के लिए बोल रहा हूं। बाकी आप स्वतंत्र हैं, 1947 में देश आजाद हुआ था, तब से आप स्वतंत्र हैं, मानो या न मानो। चलिए, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो अपने क्रिया टॉपिक तक हो गया, वाच्य टॉपिक तक हो गया। वाच्य में हमने पढ़ा कि कर्तृवाच्य क्या है, बोला कर्तृवाच्य सर समझ नहीं है, एक ही तो चीज बताई थी। कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ ने या कर्ता विभक्ति रहित होता है,
और पीछे सामान्य क्रिया होती है, सहायक क्रिया जो है वो कभी जाना नहीं होगी। जबकि कर्मवाच्य और भाववाच्य में सहायक क्रिया जाना होती है और मुख्य जो कर्ता होता है, कर्ता के साथ से या द्वारा लगा होता है ना। कर्मवाच्य में अकर्मक की बजाय सकर्मक क्रिया होती है, जबकि भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। ये सारी चीजें हम चर्चा कर चुके हैं। 3 ही लॉजिक से आप बढ़िया तरीके से रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। और व्याकरण के ये जो टेस्ट यहां चल रहे हैं, आपको बता दूं, जैसे ही ऑफलाइन टेस्ट 30 तारीख को कंप्लीट हो जाएंगे, यही टेस्ट मैं आपको ऑनलाइन दूंगा। उस दिन आप देखोगे कि वास्तव में सर आपने जो ये 15-20 दिन टेस्ट रोके ना, उसका सर मजा आ गया। कैसे? क्योंकि यहां ऑफलाइन रहने के बाद टेस्ट में जो कोई गलतियां आती है, कोई क्वेश्चन डिलीट होता है, कोई क्वेश्चन आंसर चेंज होता है, वो हो जाता है। आपके पास आए ना, तब तक वो एकदम शुद्ध आना चाहिए। फिर भी कई बार पिछले टेस्टों में गलतियां रह गई, तो अब हमने फैसला कर लिया पहले ऑफलाइन लेंगे, बाद में ऑनलाइन लेंगे, जिससे क्या है कि आप लोगों को तक सही चीज पहुंचे। अच्छा सोचते हैं, अच्छा सोचने में समय लगता है, मगर लक्ष्य हमेशा भव्य ही प्राप्त होता है। चलिए, आज भी मैं आपको बहुत सी अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा, बहुत सा अच्छा लॉजिक बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अव्यय को अविकारी भी कहते हैं। बिल्कुल, हम जब शब्द के भेद करते हैं तो कुछ होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिनमें विकार उत्पन्न होता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये विकारी हैं, है ना। हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण विकारी, ये विकारी शब्द हैं। जैसे विशेषण की बात करूं, जैसे मीठा होता है, तो वैसे ही मीठी हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। यानी वचन चेंज हो सकता है, बहुवचन, कोई चीज बहुवचन में मतलब कोई चीज बहुवचन हो सकती है, किसी का लिंग चेंज हो सकता है। लेकिन अविकारी शब्दों में कभी भी लिंग वगैरह चेंज नहीं होता, वचन चेंज नहीं होता। जैसे एक हमने लिखा, मोहन तेज दौड़ता है। मैं ये वाक्य हमेशा यही बताता हूं, मुझे अच्छा लगता है ये वाक्य। मोहन तेज दौड़ता है और सीमा तेज दौड़ती है, सीमा तेज दौड़ती है और वे तेज दौड़ते हैं। ये हमने एक वाक्य लिखा। इनमें हमने एक शब्द लिखा, और वो शब्द लिखा, क्या लिखा? बोला हमने शब्द लिखा तेज। लिखा नहीं लिखा? इसका मतलब ये हुआ कि ये अविकारी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे बहुवचन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या ऐसे हो जाएगा कि मोहन तेज दौड़ता है और सीमा तेजी दौड़ती है और हम सब तेजों दौड़ते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? बोला सर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये शब्द कैसा है? ये अविकारी शब्द है। अगर कैलाश है तो भी वो कल आएगा, अगर सुलेखा है तो भी वो कल आएगी, और अगर हम सब भी हैं तो भी हम कल आएंगे। इसका मतलब कल में कोई चेंज नहीं आया। या कैलाश कल आएगा, सुलेखा कल ही आएगी, हम सब कलों आएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? आप बोलोगे सर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? ये कैसा शब्द है? ये अविकारी शब्द है, जिसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। इसको अव्यय कहते हैं। जो व्यय न हो, जो खर्च न हो, जिसमें किसी भी प्रकार परिवर्तन न हो, जो अपनी जगह से हिलता डुलता नहीं है, जो उसका स्थायित्व है, उसमें वो हमेशा मजबूत रहता है, अपनी बात पे अटल रहता है। बोल दिया तेज तो तेज, कल तो कल, आज तो आज, बहुत तो बहुत, फिक्स है। अतः ऐसे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता, वे शब्द जो हैं हमेशा अपने मूल रूप में बने रहते हैं। वे सारे शब्द क्या कहलाते हैं? वे अव्यय कहलाते हैं। जैसे यहां दे रखा है, क्या दे रखा है यहां पर कि भीतर, बाहर और किंतु, अब, वह, ये सारी शब्द क्या है? अब चाहे और है, मोहन और श्याम आए, सीता और गीता आई, वे और हम आए, तो कुल मिला के बहुवचन कर लो, स्त्रीलिंग कर लो, और का और ही नहीं होगा, औरों नहीं होगा। समझ रहे हो बात आप? किंतु का किंती नहीं होगा, किंतो नहीं होगा। समझ रहे हो बात? इन शब्दों में सीता है तो भीतर गई, और सुरे से तो भीतरों। ऐसा हो सकता है? भीतरी, भीतरों नहीं हो सकता, चेंज नहीं होते, अव्यय है। अव्यय के जब भेद करते हैं तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। और एक चीज और बताने जा रहा हूं मैं आपको
अव्यय की जो कल वाली क्लास आएगी उस काव्य में इस बार मैं आपको थोड़े हटकर अव्यय पढ़ाऊंगा, आपको बहुत से अव्यय अलग पढ़ाऊंगा, क्योंकि आजकल पैटर्न बदल रहा है एग्जाम का। और अब गारंटेड बोल रहा हूं, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो पेपर में निश्चित रूप से आता ही आता है, आएगा। क्योंकि अब ये आपसे नहीं पूछे, अब थोड़े अलग से अव्यय पूछे जाएंगे, दिशा सूचक अव्यय, है ना, व्यतिरेक अव्यय, ये इस तरह के अव्यय आपकी किताबों में बहुत दिए हुए तो हैं, लेकिन आज तक कभी पढ़ाए नहीं है और बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। केंद्र में जो क्लासेस लगती है, दिल्ली वगैरह बोर्ड, उनमें लगते हैं, तो वो भी इस बार हम पढ़ेंगे, ताकि बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो हम गलत तो ना करें। इसलिए अव्यय के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण हम जानते हैं, वे अव्यय जो क्या करते हैं, कोई क्रिया है उस क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्या करते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं। इसमें हम जानते हैं कि कालवाचक होते हैं, कालवाचक जो समय सूचक विशेषता बताते हैं। इसमें स्थानवाचक होते हैं जो क्रिया के होने का स्थान बताता है। परिमाण में क्रिया जो है वो कितनी मात्रा में हुई है, और रीति में हमें पता चलता है कि क्रिया जो है वो कैसे हो रही है, किस प्रकार से संपन्न हो रही है, वो हमें पता चलता है ना। ठीक है, तो अब क्रिया विशेषण इसका अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय है, इसमें वाक्य में जो अव्यय होता है उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना, तो वहां पर संबंध बोधक होता है। अभी हम परिभाषा भी देखेंगे। समुच्चय बोधक वे होते हैं जो या तो 2 शब्दों को जोड़ते हैं, या 2 पदों को जोड़ते हैं, या 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं इस तरह से, या फिर 2 वाक्यांशों को जोड़ते हैं। हम जैसी चाहे लैंग्वेज बना सकते हैं। विस्मयादि बोधक आप जानते हैं, मोस्टली आपको वही मिलेंगे जिनके आगे क्या लगा मिलेगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा मिलेगा। तो सबसे पहले अपने जो सिलेबस में है वो है क्रिया विशेषण, पहला भेद। क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद हैं 4। कालवाचक क्रिया विशेषण, तो सबसे पहले जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या कहता है कि जब क्रिया की समय संबंधी विशेषता हमें पता लगेगी वो कालवाचक होगी। जैसे हमने एक वाक्य लिखा, सुरेश परसों आएगा, एक सिंपल सा वाक्य लिखा, सुरेश परसों आएगा। इस वाक्य में परसों क्या है, तो आप कहेंगे सर परसों आएगा, आने की विशेषता क्या है, परसों। तो हमें यह पता चला कि हमने क्रिया से पूछा बता भाई सुरेश कब आएगा, तो वो बता देगी परसों आएगा, आज आएगा, अभी आएगा, कल आएगा, दोपहर, है ना, मतलब हर समय का बताएगा कि जैसे प्रतिदिन, वह कब आता है, प्रतिदिन आता है, हमेशा आता है, रोज आता है, निरंतर आता है, लगातार आता है, इस तरह के शब्द आते हैं। सर इसमें कैसे कैसे शब्द आ सकते हैं, बिल्कुल उसकी चर्चा करेंगे। स्थानवाचक, है ना, जैसे हमने कहा मोहन अंदर सो रहा है, हमने एक वाक्य लिखा मोहन अंदर सो रहा है, तो यहां पे क्रिया क्या, सो रहा, सोने का काम मोहन अंदर हो रहा है। तो क्रिया हो कहां रही है, बोला अंदर हो रही है। क्रिया हो कहां रही है, बोला बाहर हो रही है। क्रिया हो कहां रही है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, है ना, सब जगह, यहां वहां कहां जहां, ये सारे शब्द जो क्रिया के होने का स्थान बताएंगे, स्थानवाचक। परिमाण में हमें पता चलती है मात्रा, जैसे वह उसने आज बहुत खाया। अब क्रिया क्या है, खाया, खाने का काम कितना किया, बोला बहुत। कितना किया, बोला बहुत किया। तो यहां पे जो आप देख सकते हैं बहुत शब्द है, इसमें क्रिया की मात्रा पता चल रही। वह अचानक आ गया, वह अचानक आ गया, तो यहां पे क्रिया कैसे हुई, बोला क्रिया के होने का ढंग पता चला, तरीका पता चला, क्रिया कैसे हुई, अचानक आ गया। तो इस तरह से हमें यहां पता चलता है क्रिया जो है वो कहां हुई, है ना, क्रिया जो है वो कितनी हुई, क्रिया जो है वो कैसे हुई, ये हमें इन क्रिया विशेषणों से पता चलता है। लेकिन इसमें शब्द तो अनलिमिटेड आ सकते हैं, अनगिनत शब्द आ सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, कैसे पता लगेगा, तो चलिए देखते हैं। आपको मैं जो शब्द बता रहा हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, विश्वास के साथ कहता हूं कि आप लोग तो इन शब्दों को पढ़ लेना,
आपके गलत नहीं होगा कभी, क्योंकि मैंने 7 8 10 किताबों से सारे शब्द छांट के एक जगह एग्जाइट कर लिया ताकि रिवीजन करें ना, तो एक बार रीडिंग मार ली बाई चांस। लेकिन खैर, अब आप बार बार जब करते हो जरूरत ही नहीं पड़ती बाद में। वे अब वे शब्द जो क्रिया के होने या करने का समय बताते हैं, क्या बताते हो? अब समय बताने वाले शब्द कौन से हैं देखिए। फिर तो मान लो अब आप माइंड में कोई ना कोई वाक्य बनाते चलो, वह फिर आया। तो अब आप जैसे आप बोलोगे वह फिर आया, तो आपका दिमाग पूछेगा कब आया, बोलो फिर आया, इसका मतलब ये काल है। कल, अब, आज, प्रतिदिन, प्रायः, सायं, वह सायं आएगा, वह शाम को आएगा। कब आएगा? शाम को। शाम समय तो है, वह अभी अभी तो गया है। कब गया? अभी अभी। वह लगातार पढ़ रहा है, लगातार भी एक ध्यान रखें अच्छे शब्द हैं इसमें। अपने को क्या करना है? अच्छे शब्द हो ना, जैसे नोट्स, मैंने नोट्स सबको अवेलेबल करवा रखे हैं लगातार। तो अच्छे शब्दों को क्या करो, आपके पास नोट्स हैं, अच्छे शब्दों को बॉक्स में कर लो, ताकि जब रिवीजन करने का समय आए तो आप सिर्फ उन्हीं शब्दों को देखो जो बॉक्स में, बाकी आपको सब सारे आते हैं। लगातार, अब तक, ये कॉमा नहीं है यहां पर, ये पूरा एक साथ है। अब तक, अरे यार काफी देर हो गई, अब तक नहीं आया, अब तक नहीं आया। तुम अब तक क्या कर रहे थे? तुम अब तक सो रहे हो, तुम अब तक सो रहे हो, इसका मतलब समय है। ठीक है। जब कई बार, ये कई बार पूरा है, इसको ध्यान रखना। वह कब आता है? कई बार आता है, कई बार आता है वह। अब बोलते हैं सर कई बार में तो सर समय पता चलता है, वह कब आया था लास्ट टाइम? नहीं, वो कब आता है? बोला वो तो कई बार आता है, बहुत बार आता है। समझ रहे हो बात आप? इस तरह के शब्द जो हैं वो समय दर्शाते हैं। बहुधा, ये भी कालवाचक शब्द है। रोज, आजकल, आखिर, नित्य। तुम तत्काल आओ, तुम हमेशा पढ़ा करो, निरंतर पढ़ा करो, सतत पढ़ा करो, तुम बार बार पढ़ो। तुम्हें कितनी दफा कहा, मतलब कितनी बार कहा है। अब ये कितनी शब्द आ जाए, मान लो कंफ्यूज हो जाओ, ऐसा नहीं होना है। ध्यान रखना, तुम्हें हर बार का है, हर दफा का है। तुम जल्दी आओ, तुम पहले आओ, तुम बारंबार वही गलती करते जा रहे हो, तुम बारंबार गलती कर रहे हो। तो ये सारे शब्द अगर आपने रट लिए 12, अब इसमें क्या होगा? आपको लगेगा नहीं सर इसमें मुझे ये तो अजीब सा लग रहा है। अजीब सा लगने से कुछ नहीं होता, किताबें जो बोलेगी वही मानना पड़ेगा। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आपकी ऑथेंटिक किताबों में जो है वो आपके सामने है। सही कौन सा है, गलत कौन सा है, वो मैं आपके सामने रख दूंगा, दोनों ही पक्ष। मानना आपको ही है। क्यों? फिर हम बताएंगे तो कहेंगे ये अपने आप को ज्यादा जानता है, किताब में ये लिखा है। क्योंकि कुछ बच्चे जो स्टार्टिंग में आते हैं ना, उनको ऐसा लगता है किताब ही सही है। नहीं, किताब में, मैं ये नहीं कहता हम ही सही है, ये नहीं कहता, लेकिन किताब ही सही है ये भी गलत। बहुत सी गलतियां उसमें भी दे, क्योंकि वो भी इंसान ही लिखता है, गलतियां उससे भी हो सकती। ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने आपके सामने यहां कोई वाक्य बना दिया, जैसे 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 राजेश निरंतर प्रयास कर रहा है। अब आपसे पूछ लिया इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, सिंपल सी बात है, आप बता दोगे हाँ निरंतर है। निरंतर में कौन सा है? बोला कालवाचक है। बस, मतलब आप ये शब्द तो एक बार 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 आंखों से निकालना है, 2-3 बार। जैसे आज टेलीग्राम पे आपने देखा होगा, मैंने भावार्थक संज्ञाओं के खूब सारे शब्द डाले हैं, और यहाँ पर यूट्यूब पर भी मैंने जो है एक पोस्ट की, उसमें खूब सारे भावार्थक शब्द है, उसमें 2-3 विशेषण वाले शब्द हैं। तो नीचे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, इससे थोड़ी ऐसा अच्छा लगता है ना। तो उसमें हमें शब्द आंखों से ही तो निकालने। और जिन स्टूडेंट को, मैं यही देखना चाह रहा था कि बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं चलता है कि विशेषण कौन सा है और संज्ञा कौन सी है, जबकि अपने क्लासेस बहुत अच्छे से करवा रखी है। लेकिन ऐसे ऐसे महानुभाव हैं जो मुझे फोन करके कहते हैं सर इसमें संज्ञा कौन सी होगी। मैंने कहा मैडम क्लास में ये तो शब्द बता रखा है। सर सॉरी वो क्लास तो मैंने देखी नहीं थी। क्या करूं मैं उनका? समझ रहे हो? क्लास में बता रखा है, लेकिन एक शब्द के लिए मुझे फोन कर लेंगे, ये नहीं सोचेंगे भाई वो सामने वाला कोई दूसरा काम भी कर रहा होगा, तो कोई क्लास तैयार कर रहा होगा, और भी काम होते हैं। एक शब्द के लिए क्लास देखने की जहमत नहीं उठाएंगे। सर किताब कब आ रही है? अरे किताब की 20 बार चर्चा कर दी मैंने, किताब कब आ रही है पूरा वीडियो बना दिया, पूरी जानकारी दे दी कि 31 तारीख को एक वीडियो और आएगा उसमें पूरी। सर वो तो टाइम नहीं मिला। क्या ये सही चीज है? क्या आप जागरूक हो? क्या हिंदुस्तान के जागरूक नागरिक हो आप? मैं नहीं मानता। कई बार आप सोचोगे सर, कई बार आप बहुत ज्यादा डांटते हो, गुस्सा हो जाते हो। कई बार मतलब इस तरह से स्टूडेंट जो रिएक्ट करते हैं ना कि मतलब ऐसा मतलब मन घबराता है
कि यार कैसे पार पड़ेगी इनकी, कैसे सिलेक्शन करवा पाएंगे ये। 3 लाख लोगों में जब निश्चित रूप से सेकंड ग्रेड का फॉर्म आए तब देख लेना 2.5-3 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, सीट आएगी 1200, 1500, 1800, 2000 खींच के कर लेना, निकाल लेना सीट। वास्तव में वो जो सीट निकालते हैं ना वो दमदार होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जागो जागो फिर एक बार, शेरों की मांद में आया है श्यार, जागो फिर एक बार, फिर से एक बार भर्ती आने वाली है, सचेत हो जाओ, अभी संभल जाओ, भर्ती आने के बाद संभलोगे तो क्या संभलोगे तुम, संभल जाओ, सचेत हो जाओ निरंतर। तो अब आइए स्थानवाचक। अब जैसे स्थानवाचक शब्द है, इसमें भी ठीक इसी प्रकार क्रिया के होने का स्थान का बोध होता है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। इसमें भी आपको शब्द मैंने लिख दिए, आपको जितना सरल तरीके से बता सकता हूं बता दिया, सिर्फ प्रैक्टिस करवानी बाकी है। परे, तो आप देख सकते हैं परे, तो परे शब्द आया, तो अब परे से वाक्य बनाओ, परे हट, हाँ क्रिया हुई हटना, थोड़ा परे हटना तो बोलते हैं, ऐसा यूज में आता है। परे मतलब दूर, दूर स्थानवाचक, ठीक है, ओके। आज आर पार की लड़ाई, आर पार या तो इस पार जाएंगे या इस पार, यानी इस स्थान या उस स्थान, दोनों में से एक स्थान, आर पार। वह अलग हो गया, सर वह अलग हो गया। सर अलग होने में सर किस प्रकार का सर स्थानवाचक है? सर अलग शब्द में तो स्थान दिखाई दे रहा। अलग होने का मतलब वो पहले मेरे साथ यहां रहता था, मतलब साथ, अब वो अलग हो गया मतलब दूसरे स्थान पर चला, अब वो मुझसे अलग हो गया मतलब दूसरी जगह पर चला गया, अब मेरे साथ नहीं रहता। ये कितना अच्छा शब्द है। तो ऐसों को बॉक्स बना लो, गोले कर लो कि हम, और गोला का मतलब गलती से नहीं, इसलिए बॉक्स बनाया करो। हाँ ये अच्छा शब्द है, ये मुझे याद रखना है, ये स्थानवाचक में आता है। ये अच्छा शब्द है, ये मुझे याद रखना है, ये स्थानवाचक में आता है। इस तरह से ऊपर नीचे, पास दूर, इधर उधर, यहां वहां, जहां, इनमें कोई याद नहीं करना। तहां दाएं बाएं, निकट अंदर बाहर, इस और, सर्वत्र शांति ही शांति, चारों तरफ शांति ही शांति। चारों तरफ कहां है? चारों तरफ, सब जगह, सर्वत्र, ठीक है, बाहर भीतर चारों ओर। अन्यत्र, तुम अन्यत्र कहीं मत जाना, मतलब अन्य यत्र, अन्य जगह कहीं मत जाना, एक तरफ हो जाओ यार, तुम एक तरफ हो जाओ ना, क्यों बीच में लाइन, एक तरफ मतलब या तो इस साइड या उस दूसरी तरफ। ये सारे शब्द किसके हैं? स्थानवाचक के हैं। उठा के देख लो पिछली किताबें, उठा के देख लो पिछले नोट्स, इन शब्दों से बाहर स्थानवाचक का कोई उदाहरण आपसे पूछा नहीं गया होगा। एज फार एज कोई भी चीज 99% होती है, 100% कुछ नहीं। 100% एक ही चीज है और वो है ईश्वर। ईश्वर सत्य है और वो है, बस, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं है, सब असत्य है। 90% ये चीज, 99% आपको इसके अलावा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। आप चेक कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं सास भी कभी बहू थी, अर्थात मैं भी कभी स्टूडेंट था और मैंने अपने आप को इसी तरह से मजबूत। जो ये लोग स्टूडेंट बोलते हैं ना, सर हम गरीब हैं, हम ये हैं, मैं उनको हमेशा मना करता हूं, मत बोला कर। आपकी गरीबी का सिर्फ मजाक उड़ाया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये सब चीज यहाँ मुझे कैसे, क्योंकि जब कोचिंग जाते थे ना, उस वक्त तो 3-4 हजार फीस हुआ करती थी। मैं बता दूं 2010-12 की बात बता रहा हूँ, 10 साल हो गए, 12 के, तो फ्रेशर बच्चे थे, हम भी फ्रेशर थे, है ना, कोचिंग जाते थे, 5-6 हजार फीस होती थी। घर वाले नहीं दे पाते थे, सबके अच्छे किस्मत थोड़ी होते हैं कि फीसें वगैरह मिल जाए, तो बोलते सब कुछ कम कर दो, हमारे कैपेबल नहीं है, हम सर घर में ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई 3,000 की जगह आप 2,000 ले लो, कोई बात, फीस है तो आओ वरना चाहो। ये शब्द सुनने को मिलते थे ना, तो सीढ़ियां उतरते समय आंखों से सिर्फ आंसू आते थे और कुछ नहीं आता था। उस वक्त ये होता था कि यार अपने तो कोचिंग ही नहीं कर पा रहे और अपने तो रह जाएंगे, और लोग तो कोचिंग कर रहे हैं, इनकी बराबरी अपन कैसे करेंगे। लेकिन राजस्थान धरती पे जन्म लेने वाले की रगों में खून बहता है, पानी नहीं बहता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि यही था कि अगर कोई सहायता नहीं कर रहा है, दूसरे के कंधे आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो खुद के कंधों पे विश्वास करो, अपने नोट्स खुद ही बनाओ। आप मरिया ही स्वर्ग मिलसी, दूसरे मरिया को नहीं मिले। धीरे धीरे खुद ने नोट्स बनाए, खुद ने तैयारी की और व्याकरण पढ़ाना ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको कई जगह नीचा भी झांकना पड़ेगा, आपको कई जगह बेइज्जती भी फील होगी। चुपचाप लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहो, इस चीज को मानना। और एक बार, कई बार
आपने कुछ खो दिया है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ खो दिया, आपने कुछ खो दिया है। अगर आप उसी तरफ ध्यान दोगे तो आप बहुत कुछ खो दोगे। जो आपने कुछ खो दिया है उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। अगर उसकी तरफ ध्यान दिया तो आप बहुत कुछ खो दोगे। अगर बहुत कुछ बचाना है तो जो कुछ खो दिया है उसकी तरफ ध्यान देना ही छोड़ दो। यही तरीका है। जो पिछली वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो आप अगर बार बार उसी तरफ ध्यान दोगे तो आगे वाली वैकेंसियां खो दोगे। इसलिए जो बीत गया उसे छोड़िए और आगे वाली वैकेंसी पे फोकस कीजिए। जिद और जुनून के साथ दिन रात एक करके तैयारी कीजिए, जीत हासिल हम कर लेंगे। बस एक ही बात है, आगे आइए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जिन विशेषणों से क्रिया की मात्रा अथवा उसके परिमाण, मात्रा क्रिया कितनी संपन्न हुई है, थोड़ी बहुत ज्यादा कम अल्प न्यून, इस तरह से कितनी संपन्न हुई है, वो सारे शब्द यहां मिलेंगे। जितना चाहे खा लो, जितना चाहे खा लो, चाहे जितना खा लो। तो यहां ये चाहे शब्द हमेशा जितने के साथ ही आएगा मोस्टली। निरा, वह तो निरा मूर्ख है। निरा, वह तो निरा, निरा मतलब बिल्कुल। समझ रहे हो बात आप? आपको इनमें से बहुत से शब्दों के वाक्य किताबों में मिलेंगे ही नहीं, लेकिन जहां जहां पिछले पीजीटी टीजीटी वगैरह जहां जिन पेपर से जो जो शब्द मुझे मिला वो शब्द एग्जाई किया हुआ। जैसे मैंने हिंदी साहित्य की जो क्लासेस दे रखी है उसमें संस्मरण, रेखा चित्र वगैरह है ना, वो पीछे नेट एग्जामों में जो एग्जाम आए हुए उनकी सूची बना के और बढ़िया तरीके से आपको दे दी। ठीक वैसे ही वह अत्यंत, है ना, अत्यंत उदास है। अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा, निपट, अतिशय, खूब, इति जितना, उतना, कम, ज्यादा, फिर अत्यंत दोबारा आ गया, बहुत, अति, सर्वदा। ये शब्द यहां पे ध्यान रखना, बहुत अच्छा शब्द है और कंफ्यूज करने वाला शब्द है। कुछ, थोड़ा, बराबर, ठीक, खूब, बढ़कर। अब ये देखिए बढ़कर, है ना, वह आज तो बढ़ चढ़कर बोला। बढ़ चढ़कर मतलब बहुत ज्यादा बोला आज तो, एक मतलब जितने लोग बोल रहे थे उससे भी वो ज्यादा आज बढ़ चढ़कर बोला। केवल, बस। अब जैसे ऐसे शब्द आ जाते हैं, एक काम करो तुम, है ना, एक साथ बताओ, सारे बारी बारी आओ। कुछ लोग इसको रीतिवाचक में डाल देते हैं कि कैसे आओ, बोला बारी बारी आओ। नहीं, गलत है। बारी बारी आओ, बारी बारी का मतलब एक एक करके आओ, एक एक करके मतलब थोड़े थोड़े आओ। एक साथ सारे मत आओ, एक साथ सारे मत आओ, थोड़े थोड़े आओ। समझ रहे हो बात? बारी बारी आओ, इसका मतलब ये रीतिवाचक नहीं होता, ये परिमाण होता है। लोग इसे गलत बताते हैं। ठीक है। तिल तिल, वह कैसे मरा, वह तिल तिल करके मरा। कैसे मरा? तिल तिल करके मरा, तिल तिल करके मरा। कैसे मरा? अरे तिल तिल का मतलब वह कितना मरा, बोला तिल तिल, थोड़ा थोड़ा करके मरा, क्योंकि घाव ज्यादा थे, थोड़ा थोड़ा करके मरा। तिल तिल मतलब थोड़ा थोड़ा। समझ रहे बात? एक एक करके आओ। ये देखिए सेम सिचुएशन यही तो है। दीर्घ, बहु, गुरु, गुरु मतलब बहुत होता है, बहुतायात। ये सारे शब्द आपको रटने ही तो है। इन शब्दों को रटने क्यों है? आप 1 2 3 4 बार 5 बार आंखों से जब ये शब्द निकलेंगे दिमाग रहेगा, अच्छा निरा, अच्छा चाहे, अच्छा अत्यंत, अच्छा बारी बारी, एक एक करके। ठीक है। तिल तिल, अति, सर्वथा, न्यून, अल्प, गुरु, बहुतायात। ये शब्द बार 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 रिवीजन करने से रट जाएंगे। मजाल है गलत हो जाए। आगे चलते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की रीति का बोध करें। क्रिया कैसे संपन्न हुई, है ना, वह वृथा ही, वृथा मतलब बेकार, वह सहज, पैदल चलकर, वह कैसे आया, पैदल आया। अब देखो इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, जो काल, स्थान और परिमाण, इन तीनों में जो नहीं आता वो सारे रीतिवाचक में आते हैं। रीतिवाचक अनलिमिटेड है, पूरे महीने कॉलिंग और मैसेज फ्री, एक बार रिचार्ज करवाना पड़ेगा। समझ गए? बाकी 3 में जो नहीं है वो सारा इसमें आएगा। वह एकाएक आया, वह हंसकर, वह धीरे धीरे, वह सहसा, शीघ्र। अब ये शब्द शीघ्र आओ, तुम जल्दी आओ, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है। तेज, मीठा, शायद। ठीक है। मानो, ऐसे, अचानक, यथाशक्ति, निसंदेह, यथाशीघ्र, गटगट, है ना, यथाशीघ्र। और ये भी शब्द कुछ डालते हैं, ये भी यहां पे नहीं डालेंगे अपन। फटाफट, ऐसे, कैसे, यों, यों ही, होले, स्वयं, स्वतः। तो इसको यूं समझेंगे, क्रिया कैसे संपन्न हो रही है। बोला वह धीरे धीरे आ रहा है, कैसे आ रहा है, धीरे धीरे। वह अचानक आया, कैसे आया, अचानक आया। पिता, सारी किताबें धड़ाधड़ गिर गई, कैसे गिर गई, धड़ाधड़। तुम कैसे, यों ही आ गया, कैसे, यों ही, है ना। तो और क्या कर रहे हो यहां, कैसे खड़े हो यहां, ऐसे ही, कैसे, ऐसे ही खड़ा हूं।
ठीक है, तुम बेकार ही परेशान हो रहे हो। कैसे परेशान? बेकार, बिना कारण, बिना कारण। तुम उठकर आओ। कैसे? उठकर। कैसे आओ? उठकर आओ। मतलब पूर्वकालिक क्रियाएं जो होती है मोस्टली, एक आध को आपको छोड़कर, मोस्टली इसी में आती है। उठकर आओ, चल कर आओ, दौड़ कर आओ, भाग कर आओ, ये सारी इसी में आएगी। क्यों आएगी मैं बताता हूं। ठीक है, जैसे कुछ लोग, जैसे वह, कुछ लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वह, बहुत अच्छा शब्द बता रहा हूं, वह स्वयं आ गया। अब इसमें पूछेंगे कि कौन सा क्रिया विशेषण है, और स्टूडेंट क्या करेगा कि सर ये तो गलत है, इसमें तो क्रिया विशेषण है ही नहीं। बोला क्यों नहीं है? बोला कि सर इसमें तो निजवाचक सर्वनाम है। देखो ये निश्चित रूप से निजवाचक सर्वनाम है, लेकिन कब? जब हम सर्वनाम टॉपिक कर रहे हैं। वो सामने वाला इसके आगे एक डैश करके कह रहा है कि हमें तो इसमें क्रिया विशेषण बताओ, कि इसमें क्या बताओ? क्रिया विशेषण कौन सा ये बताओ। और ऑप्शन में भी कहीं पर सर्वनाम है नहीं, तो आपको ये क्यों सोचना है कि सर्वनाम है? जो चीज, जैसे यहां ये मीठा है, तो यहां पे आप जब लिखोगे मीठा आम, तो ये निश्चित रूप से विशेषण हो जाएगा। लेकिन जब आप कहोगे उसने बहुत मीठा गाया, तो सेम ही शब्द क्रिया विशेषण हो गया, क्योंकि ये क्रिया से ठीक पहले प्रयुक्त हुआ है और यहां विशेष से ठीक पहले प्रयुक्त हुआ था। तो ऐसा कभी नहीं सोचें कि एक शब्द है, स्वयं में अगर सर्वनाम है तो हमेशा सर्वनाम ही रहेगा। वो जब दूसरे टॉपिक में जाएगा तो उसका रूप चेंज हो जाएगा। तो सर रूप तो चेंज, अरे वैसे नहीं, मतलब वो वहां पे व्याकरण की कोटि बदल जाएगी, यहाँ पे कोटि बदल जाएगी। वह स्वयं आ गया, आने की वजह से स्वयं यानी खुद आ गया, है ना। तो यहाँ ये स्वयं, स्वतः, है ना। होले से बोलो। कैसे बोलो? होले से। तो ये सारे चीज क्या क्रिया कैसे संपन्न हो रही है? ये हो रही है, ये कौन बताएगा? रीतिवाचक। और इसका प्लान जो है अनलिमिटेड कैसे है, इसमें बहुत सारे शब्द कैसे आते हैं। तो कामता प्रसाद गुरु एक चीज लिखते हैं, ये कामता प्रसाद अपने, आपके मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे गुरु तो कामता प्रसाद ही हैं व्याकरण में, मैंने इन्हीं से सीखी लास्ट में। हाँ, जब कहीं पर कुछ नहीं मिला तो गुरु ने अपना लिया। एक किताब पढ़ी थी और उसको ढंग से पढ़ने में साल भर लग गया, क्योंकि वो थोड़ी किताब टिपिकल है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन डाउट बहुत से क्लियर हुए। तो कामता प्रसाद गुरु लिखते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषणों की संख्या गुणवाचक विशेषणों के समान अनंत है। क्रिया विशेषणों के न्याय सम्मत वर्गीकरण की कठिनाई होने के कारण इस वर्ग में उन समस्त क्रिया विशेषणों को समावेश किया जाता है जिनका अंतर्भाव पहले किए गए वर्गों में नहीं हुआ। यानी जो काल, स्थान और परिमाण में नहीं आते हैं, वो सारे किस में आ जाते हैं? वो सारे रीतिवाचक में आ जाते हैं। तो ये बहुत एक इजी चीज मिल गई हमें, कि हमें तो ये तीन पहचानने हैं। हमें तो ये पहचानना है कि क्या इसमें कोई शब्द है उसमें कालवाचक है क्या, हमें तो ये पहचानना है कि क्या किसी में स्थानवाचक है क्या, हमें तो ये पहचानना है कि क्या किसी में परिमाणवाचक है क्या। ये तीन अगर नहीं है, इसका मतलब फिर हम कहां चले जाएंगे? रीतिवाचक में चले जाएंगे। अगर ये तीन नहीं है तो फिर हम किस में चले जाएंगे? रीतिवाचक में चले जाएंगे। तो क्रिया विशेषणों को समझना थोड़ा सा बड़ा जरूरी है। जैसे यहां पे कुछ हम 5-7 वाक्य लिखते हैं, देखते हैं। मेरे लिखने के साथ साथ आपके कमेंट आने चाहिए, है ना। 5 ही वाक्य लिखूंगा। और सड़क पर बाईं और खड़े हो जाओ, एक वाक्य। दूसरा लिखेंगे, इस और शमशान घाट है। तीसरा लिखेंगे, तुम झटपट तैयार हो जाओ। ठीक है, जितना चाहे खा लो। ठीक है, और एक हमने लिख दिया कि सीमा प्रतिदिन मंदिर जाती है। 5 वाक्य हमने लिख लिए। अब पेपर में इसी तरह के तो आते हैं, और क्या आते हैं। तो यहां बाईं ओर आया तो हमने, आपने तुरंत बता दिया, मुझे पता है स्थानवाचक। जैसे ही मैंने लिखा इस और, आपने तुरंत बता दिया ये स्थानवाचक। ठीक है, मैंने कहा झटपट तैयार हो जाओ, आपने तुरंत बता दिया सर ये रीतिवाचक है। कैसे तैयार हो जाओ? बोला झटपट तैयार हो जाओ।
जैसे ही वाला जितना चाहे तो आपने तुरंत बता दिया कि साहब ये है परिमाणवाचक। कौन सा है? परिमाणवाचक। जैसे ही प्रतिदिन देखा तो आपके दिमाग में आया कालवाचक। और फिर क्या पूछेंगे आपसे? और फिर क्या पूछेंगे? यही तो सब पूछा जाएगा। तो बस ये कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। ठीक है। हाँ, तो अब हमें एक जो चीज बताने जा रहा हूं वो थोड़ा सा ध्यान से सुने, कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो जरूरी है कि टेस्ट में व्यू सॉल्यूशन कैसे देखें, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हम सर ना जो हल करते हैं उसको रिपोर्ट कैसे करें, वो चीज मैं थोड़ी बता दूं। आप जब हिंदी पॉइंट ऐप खोलते हैं तो नीचे स्टोर का आता है, स्टोर पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह के जितने भी कोर्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। जैसे सेकंड ग्रेड हिंदी, स्कूल व्याख्याता हिंदी, है ना, ये संपूर्ण वाला है जिसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ ये सबसे बेस्ट है और दी बेस्ट है। ये आपके हिंदी के अंदर लो तो आप हिंदू संपूर्ण वाला ही लो, ताकि आपके अगले 2-3 साल तक आपको माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। 2-3 साल तक 1 रुपया नहीं खर्च करनी पड़ेगी वो चीज। अब आपने जो भी इसमें से परचेज करना है वो परचेज कर लिया। परचेज करने के बाद आप जब देखते हो, आप परचेज कर लिया, कोई भी कोर्स अगर आपका परचेज हो जाएगा तो आपको जैसे ही आप ऐप ऑन करोगे तो आपको इस तरह ऊपर दिखाई देता है, उस पर लिखा हुआ मिलता है, क्या लिखा हुआ मिलता है? स्टार्ट लर्निंग। स्टार्ट लर्निंग, इसका मतलब आपने ये परचेज कर रखा है। उस पर जो जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इसी तरह से ये वो कोर्स खुलेगा। तो कोर्स खुलेगा तो यहां ऊपर लिखा हुआ होता है एक ओवरव्यू और एक लिखा होता है कंटेंट। क्या लिखा मिलेगा? कंटेंट। कंटेंट का मतलब इस कोर्स के अंदर क्या है। तो जैसे ही आप कंटेंट पे क्लिक करते हो तो इस तरह से उस कंटेंट में जो भी होता है, जैसे इसमें 2 फोल्डर हैं इस तरह के, मान लो किसी में 4 हैं, किसी में 6 हैं अलग अलग। तो इसमें जैसे ऑल नोट्स पीडीएफ है और ये ऑनलाइन टेस्ट है ना, तो 2 फोल्डर बने हुए हैं। तो जैसे ही आप ऑनलाइन टेस्ट वाले फोल्डर पे क्लिक करते हो, इसे खोलते हो, तो इस तरह से आपके सामने सारे टेस्ट आ जाते हैं। जैसे मैं नेट वाला खोल रहा हूं तो टेस्ट आपके सामने आ गए। फिर यहां लिखा होता है अटेम्प्ट। क्या लिखा हुआ होता है? अटेम्प्ट है। तो जैसे ही आपने अटेम्प्ट पे क्लिक किया तो अटेम्प्ट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाओगे, वो रूल्स एंड रेगुलेशन ओके करते जाना बटन। लास्ट में आप जैसे ही उसको टेस्ट को खोलोगे, खोल के पूरा टेस्ट दे दोगे, देने के बाद सबमिट कर दोगे, फाइनल सबमिट कर दिया। उसके बाद बाहर आ जाओ, वापस बाहर आके फिर आप यहां जो अटेम्प्ट लिखा हुआ था ना, यहां आप उस टेस्ट पे दोबारा क्लिक करोगे तो टेस्ट इस प्रकार से खुलेगा, है ना, इस तरह से खुलेगा। रिपोर्ट, मान लो ये टेस्ट आपने अटेंड कर लिया था, अब बाहर आ जाओ, जमा हो गया। अब वापस उस टेस्ट पे क्लिक करो, उसी टेस्ट पे आपको उसके सॉल्यूशन देखने हैं। तो जैसे ही देखोगे तो इस तरह से आपके सामने ये टेस्ट खुलेगा। यहां लिखा हुआ होगा व्यू रिपोर्ट, तो आप इस व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करोगे। यहां क्या करोगे? क्लिक करोगे, आप इसको दबाओगे। जैसे ही दबाओगे तो आपके सामने इस तरह का खुलेगा कि आपका स्कोर क्या रहा, आपने टोटल क्वेश्चन कितने थे, करेक्ट कितने किए, इनकरेक्ट कितने किए। ये नीचे फिर आप क्या करोगे? थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, यानी अपन रील देखते हैं तो वो ऊपर करता है ना, वैसे ही ऐसे ऊपर करोगे तो इस तरह से आएगा। फिर एकदम लास्ट में देखो, जहां तक ऊपर लास्ट में एक लिखा हुआ आएगा व्यू सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ आएगा? व्यू सॉल्यूशन। व्यू सॉल्यूशन पे क्लिक करते ही ये देखो इस तरीके से ग्रीन किए हुए तो आ जाएंगे राइट आंसर, और अगर आपका कोई गलत किया हुआ होगा वो आ जाएगा रेड में आएगा गलत और ग्रीन में आ जाएगा सही। फिर आप यहां से नेक्स्ट करते जाओ, इस तरह से आपका टेस्ट खुल जाएगा। समझ गए बात आप? यही तरीका है, इस तरीके से आप व्यू सॉल्यूशन वगैरह टेस्ट दे सकते हैं। और आपको बताना जरूरी था ताकि कईयों की दिक्कत आती है। तो फिर भी अब मान लो कोई नहीं खोल पाता है तो थोड़ा सा अपने आसपास कोई है तो उससे पूछताछ करें और बढ़िया तरीके से सीखें। टेस्ट शेड्यूल जो है वो मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग बता दिया है। थोड़ा सा बढ़िया पढ़ाई किया करो। क्लास आज आए कल आए, आप साहित्य वाली क्लासेस जो हैं वो दोबारा से देखना स्टार्ट कर दो फिर से, बहुत जरूरी है। अब मैं कोशिश करूंगा डेली सुबह एक वीडियो डालूंगा, वही वापस 1 नंबर से, ताकि कोई नहीं देख पा रहे तो कम से कम वो देखना स्टार्ट करे, क्यों जरूरी हो चुका है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। टेक केयर, शुभ रात्रि, और हम कल फिर मिलेंगे शानदार क्लास के साथ। तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।